हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा करियर जॉब संपूर्ण मार्गदर्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएसपी क्या होता है, डीएसपी कैसे बने, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में अलग अलग राज्य, जो मुख्य मुख्य राज्य है, उनमें आप डीएसपी कैसे बनते हैं, आपको डिटेल्ड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा, ये वीडियो अन्य जो वीडियो है उनसे खास क्यों है, क्योंकि डीएसपी की जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अलग अलग राज्य में जो आयु सीमा है या जो हाइट है, जो कि शारीरिक मापदंड है, फिजिकल जो हाइट्स, वेट, चेस्ट एक्सपेंशन, वो सब अलग अलग रहता है। लेकिन इस वीडियो में लगभग सभी राज्यों का जो है यहाँ पर जो हाइट है, चेस्ट एक्सपेंशन है, वेट है और एज लिमिट और जो पैटर्न रहता है, उनको इस एक वीडियो में समाहित किया गया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो धैर्य बनाकर रखें। तो चलिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है, ये सभी पॉइंट्स जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इन सभी को डिटेल्ड में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी डिटेल्ड में ये वीडियो हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, सबसे पहले डीएसपी क्या है जान लेते हैं। अगर हम डीएसपी की बात करें तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक इसको बोलते हैं। डीएसपी पुलिस विभाग का एक बहुत बड़ा पद होता है, जिसे इंग्लिश में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं और शॉर्टकट में इसे डीएसपी के नाम से आप जानते हैं, राइट। डीएसपी के पास बहुत पावर होती है, क्योंकि बहुत पुलिस विभाग का अधिकारी का पद है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर आपके पास पावर, सोशल स्टेटस और अच्छी सैलरी जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। पावर के साथ साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी जो है आपको अपने क्षेत्र की जो है आपके कंधों पर होती हैं। नाउ, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो डीएसपी के बहुत सारे काम होते हैं। डीएसपी के अंतर्गत थाने आते हैं, अपने आसपास होने वाले किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोकना, ताकि वहां के लोग शांति और सुकून से रह सकें। डीएसपी अपने पुलिस विभाग के दूसरे अधिकारियों का नेतृत्व करता है और डीएसपी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था, जो नियम कानून है, वो बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर मेंटेन रहे। नाउ, डीएसपी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीए किया हो आपने, बीकॉम किया हो, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीएमसीए या कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पर डीएसपी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, किसी भी राज्य में मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जब मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो परसेंटेज का यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, केवल पास आप होने चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न स्टूडेंट का आता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप अगर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं, आप जो है आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप भी यहाँ पर आवेदन करने के पात्र होते हैं। लगभग सभी स्टेट ऐसा ही यहाँ पर फॉलो करते हैं। एक और प्रश्न होता है कि मैंने इग्नू से किया है, या मैं डिस्टेंस मोड, प्राइवेट मोड या कोरेस्पेंडेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री किया है, तो क्या मैं एलिजिबल? तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, बस शर्त यह है कि आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। एक और मैं डाउट यहाँ पर ले लेता हूँ कैंडिडेट्स का, कि जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप बिहार में या आप हरियाणा में डीएसपी बनना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप किसी भी राज्य में आवेदन कर सकते हैं डीएसपी बनने के लिए, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। हाँ, पंजाब में थोड़ा लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर रहता है, बाकी जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें जो है किसी भी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किसी भी राज्य में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बस कंडीशन ये रहती है कि जैसे मान के चलिए मैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी में हूँ या एससी एसटी में हूँ, लेकिन जब मैं अन्य राज्य में आवेदन करूंगा तो मुझे एससी एसटी या ओबीसी का वहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा, मुझे अन्य सामान्य जनरल कैंडिडेट्स के रूप में ही वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। नाउ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। एंड तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप संबंधी जो प्रोविजंस है प्रावधान किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, जो सही उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, हर एक राज्य में डीएसपी के लिए आयु सीमा अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष की छूट यहाँ पर एससी एसटी और यहाँ पे जो ओबीसी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्किल प्लेयर है, और 3 वर्ष की छूट एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर मिलती है। मध्य प्रदेश में क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है, कम से कम 21 और अधिकतम 33 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है। 5 वर्ष की छूट यहाँ पर एससी एसटी, ओबीसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वुमेन जो महिला अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनको यहाँ पर दी जाती है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में 21 से लेकर 42 42 ईयर्स तक 5 वर्ष की छूट ओबीसी, एससी एसटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। हरियाणा में सबसे कम उम्र होती है 21 से 27 वर्ष, 5 वर्ष की छूट यहाँ भी एससी एसटी और बीसी एंड जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर दी जाती है। पंजाब में 21 से 28 वर्ष जनरल वालों के लिए और एससी एसटी को 21 से 33 वर्ष यहाँ पर होती है। नाउ, अब हम बात करें यहाँ पे बिहार में सबसे कम उम्र का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर डीएसपी बन सकता है, कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम
जो है वर्ष यहाँ पर 37 ईयर्स तक। जनरल मेल कैंडिडेट, जनरल फीमेल है तो 40 वर्ष, ओबीसी मेल फीमेल है तो 40 वर्ष और SC ST मेल फीमेल है तो 42 ईयर्स जो है यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। झारखंड में कम से कम 21 और मैक्सिमम 35 वर्ष जो है यहाँ पर आयु सीमा है। बाकी यहाँ पे छूट 5 वर्ष की यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, आप कैटेगरी देख सकते हैं। अब यहाँ पे शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। हर एक राज्य में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, शारीरिक मापदंड है, हाइट है, चेस्ट एक्सपेंशन है या वेट है, वो अलग अलग दिया गया है। पुरुषों के लिए बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और पुरुषों के लिए 84 से 89 ये चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, सीने का फुलाव। अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर और अगर महिला अभ्यर्थी है जो कि अनरिजर्व है, ओबीसी से है और अनुसूचित जातियों से है तो 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातीय कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर है। इनके लिए वेट, जो महिलाओं के लिए वजन जो है कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन जो है ये लागू नहीं होता है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर देख सकते हैं 168 और 155, महिलाओं के लिए 155 और जो चेस्ट एक्सपेंशन है पुरुषों के लिए 84 से 89, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ हरियाणा में बात करें तो 5 फुट 7 इंच यानी कि 170.18 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और चेस्ट एक्सपेंशन आपके सामने है। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच यानी कि 157.50 हाइट होनी चाहिए अगर आप हरियाणा में डीएसपी बनना चाहते हैं। अगर बिहार में बनना चाहते हैं तो अनरिजर्व मेल ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 फुट 5 इंच और जो चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन है वो बिना फुलाए 32 इंचेस। SC ST मेल 5 फीट होने चाहिए 31 इंचेस और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल हाइट जो है 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है चेस्ट एक्सपेंशन। नाउ अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग अन्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो है सीने का माप केवल पुरुषों के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ झारखंड में बात करें तो 165 सेंटीमीटर अनरिजर्व ओबीसी के लिए और फीमेल के लिए 155, SC ST मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 152। ठीक है, चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, SC ST के लिए 79 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपने देखा अलग अलग राज्य में आयु सीमा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होता है। परीक्षा कौन आयोजित करता है तो डीएसपी चयन जो है वो आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी, हरियाणा जो पीएससी है हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा जो पीसीएस या दूसरे शब्दों में जो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उनके द्वारा जो है आप डीएसपी बनते हैं। क्या अन्य राज्य में आवेदन कर सकते हैं तो ये मैंने क्लैरिटी पहले ही कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। अटेम्प्ट का जैसे यूपीएससी में जो है अटेम्प्ट काउंट होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक आपकी उम्र सीमा है आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, एग्जाम की स्टेज की बात करें तो हर एक राज्य में जो स्टेज है वो 3 स्टेज से जो है आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, उसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू। फॉर्म कब आते हैं तो हर राज्य के फॉर्म अलग अलग समय पर निकलते हैं। आपको हर राज्य की जो राज्य लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है चेक करना पड़ेगा, या आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगी। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो हर साल यूपी पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, मध्य प्रदेश भी, बिहार भी। बाकी जो उत्तराखंड है, हरियाणा है, वो 2-3 साल में एक बार जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश पीसीएस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुए, लिंक आपको जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा SCS एग्जाम पे भी जो है वीडियो उपलब्ध है, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, लगभग सभी जो राज्य है सेम, थोड़ा ऊपर नीचे जो है पैटर्न होता है, अदरवाइज सेम होता है। सबसे पहला आपको समझना है सभी राज्यों में ऑफलाइन एग्जाम होता है। OMR सीट पे आपको जो है गोलों को काला करना होता है, जो वहाँ पे दिए गए OMR सीट पे। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, टाइमिंग आपको दी गई है। अच्छा, पहला पेपर GS का होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी MCQ बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पेपर CSET का होता है, 200 अंकों का, 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी बहुविकल्पीय होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। बिहार में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, हरियाणा में भी निगेटिव मार्किंग होती है, मध्य प्रदेश में भी निगेटिव मार्किंग होती है। लगभग सभी राज्यों में जो है निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, जो मेरिट बनेगी केवल पेपर 1 GS1 की बनेगी, यानी कि अगर आप GS1 में अच्छे नंबर लाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अब दूसरी बात करें हम, यहाँ पे जो पेपर 2 है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। किसी किसी राज्य में 1 पेपर होता है और यहाँ पे मैक्सिमम राज्यों में 2 पेपर हो, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 होते हैं, मध्य प्रदेश में 2 पेपर होते हैं, बिहार में 1 होता है। तो इस प्रकार से जो है पीएससी के द्वारा जो यूपी पीसीएस एग्जाम है उसका पेपर 2 है, क्वालिफाइंग होता है। इसमें केवल 33% आपको लाने होते हैं, इसकी मेरिट नहीं बनती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उत्तर प्रदेश के संबंध में। कट ऑफ नॉर्मली आप देख सकते हैं 200 में से जो पेपर 1 की जो कट ऑफ 200 अंकों का होता है, उनमें से नॉर्मली इतने अंकों पर जो है कट ऑफ आपकी जाती है।
राइट नाउ अब हम बात करते हैं जो सिलेबस है। सिलेबस आपके सामने है, ये पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 का जो है यहाँ पर ये सिलेबस है। इतिहास, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड जो एनवायरनमेंट है, सामान्य विज्ञान है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। राइट, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं इसका ब्यौरा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। लगभग थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इतने ही प्रश्न यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। राइट, डिटेल्ड में मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, सी सेट का जो सिलेबस है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो विज्ञान रहेगा, जो हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, मैथ रहेगा, वो हाई स्कूल लेवल का होगा, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। राइट, ये सिलेबस है 10th लेवल का। राइट, अब अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हो, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा डेस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि पेन एंड पेपर से आपको लिखना होता है आंसर। हिंदी और इंग्लिश में दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण लिया है, इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जर्नल हिंदी आपका 150 अंकों का होता है, उसके बाद ये आपका यहाँ पे एस्से होता है। और इस बार 2023 के पैटर्न में बदलाव किया गया है। यहाँ पे पहले जो आपका GS 5 और GS जो 6 पेपर है वो नहीं होता था। यहाँ पे एक वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसके 2 पेपर होते थे, लेकिन अब इन 2 पेपर को रिप्लेस किया गया है आपका जो राज्य स्पेसिफिक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उसके यहाँ पे जो है प्रश्न जो है यहाँ पर जर्नल स्टडी में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका एस्से है वो भी 150 अंकों का होता है। मैं बता दूं, यहाँ पे हर एक एग्जाम की, हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हिंदी है उसमें आपको मिनिमम अंक प्राप्त करने हैं। ये आपका यहाँ पे जो है जो अंक आपका जो आयोग है वो निर्धारित करेगा, मिनिमम अंक आपको प्राप्त करने हैं, क्वालिफाइंग टाइप ये होता है। राइट नाउ अब हम बात करें एस्से। जो एस्से आपका होगा वो इन 3 खंडों में विभाजित होगा। हर एक खंड से एक एक एस्से आपको लिखना होता है। 50-50 अंकों का एस्से होता है, 700 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ इंटरव्यू, उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू है आपको 100 अंकों का होता है, जिसमें आपका सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व में सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि से सामान्य अभिरुचि के विषय से संबंधित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा में 75 अंकों का इंटरव्यू होता है, मध्य प्रदेश में 175 अंकों का, बिहार में 120 अंकों का इंटरव्यू यहाँ पर होता है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पावर के साथ आपको सैलरी और सोशल स्टेटस, डेफिनेटली जब आप कार DSP बन के 3 स्टार आपके कंधों पे लगे होंगे और आप कहीं पे भी उतरते हैं तो डेफिनेटली जो स्वैग बनता है वो देखने लायक होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपये मिलती है, और अन्य भत्ते जैसे कि DA, अभी जो महंगाई भत्ता है वो 42% बेसिक सैलरी का आपको मिलेगा, तो लगभग 23,000 जो है आपके यहाँ पर DA रहेगा। 56 प्लस 23 तो लगभग जो है 80,000 तो यही हो गए, प्लस आपको जो अदर भत्ते हैं, छोटे छोटे जो भत्ते हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, तो लगभग 85,000 जो है आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पर बनेगी। उसमें से कुछ आपका इनकम टैक्स कट जाएगा, कुछ जो GPF है, जो सेविंग है आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है, वो आपका यहाँ पर कटेगा। उसके बाद छोटे छोटे जो कटिंग होती है, इंश्योरेंस है, छोटी मोटी कटिंग होती है, वो आपको यहाँ पे काट के जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ ही साथ अन्य जो फैसिलिटीज़ है, घर है, आपको बंगला टाइप मिलेगा, रसोईया मिलेगा, जो कार मिलेगी उसके साथ ड्राइवर मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेगा। साथ ही साथ बिजली के और टेलीफोन के जो बिल होंगे वो भी आपको जो है सब्सिडाइज रेट्स पर मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो ये मान के चलिए कि जितनी मेहनत आप इस एग्ज़ाम को निकालने में आपको लगनी है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। नाउ तैयारी कैसे करें कि पहली बार में आप DSP निकाल दें, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा सिलेबस को आप अच्छी तरह याद करें। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करें। उसके विश्लेषण करने से ये फायदा होगा कि किस प्रकार से जो है कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आपको एक समझ विकसित होगी कि भाई इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। राइट तो ये आपको फॉलो करना है। NCERT और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड बुक है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। न्यूज़पेपर और जो मंथली मैगजीन है वो आप यहाँ पर जरूर फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो लिंक है और व्हाट्सएप हेल्पलाइन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब वहाँ पर जाकर जो है ज्वाइन कर ले। इसका सिलेबस का जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग। डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए थैंक